Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter Fundamental Rights from our Lakshmikant 7th edition. And today we are going to do present position of right to property. Originally आपको पता है कि जो right to property है वो one of the 7 fundamental rights थी. किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 19 के अंडर, 19(1) के अंडर, right? And also you know कि it was also part of article 31, right? आर्टिकल 19 की अगर आप बात करें, आर्टिकल 19(1)(f) that guarantee to every citizen right to acquire, hold and dispose of properties. आर्टिकल 31 on the other hand जो है, it guarantee to every person, whether citizen or non-citizen, right against deprivation ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे हमें दो चीजें नजर आती है. आर्टिकल 19(1) व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज टॉकिंग अबाउट एवरी सिटीजन. ठीक है. और उसमें क्या राइट थी सिटीजन के पास? एक्वायर करने की, होल्ड करने की और डिस्पोज करने की प्रॉपर्टी. आर्टिकल 31 की जब बात करें तो सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों की बात कर रहे थे. राइट अगेंस्ट डेप्रीवेशन ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी. इतना क्लियर है? राइट डिफरेंस आपको पता चल गया दोनों आर्टिकल्स में क्या था. इसके अलावा इट प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. ये आर्टिकल 31 की बात कर रहा है कि कोई भी जो पर्सन है उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. राइट. इट एम्पावर्ड स्टेट टू अक्वायर और रिक्विजिशन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन ऑन 2 कंडीशन. जो स्टेट है वो प्रॉपर्टी इंसान की 2 कंडीशंस पे एक्वायर कर सकती थी. क्या थी? पब्लिक पर्पस के लिए अगर वो एक्वायर कर रहे हो, या फिर दूसरी, इट शुड प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द ओनर. ओनर को जब कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हो तब. तो ये 2 कंडीशंस पे आर्टिकल 31 के थ्रू स्टेट जो है एक्वायर कर सकती थी प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन. क्या 2 कंडीशन थी? इट शुड बी फॉर पब्लिक पर्पस और इट शुड बी फॉर पेमेंट ऑफ compensation to the owner. It should provide for payment of compensation to the owner. Right? ये 2 पॉइंट्स आपके क्लियर है. ये था आर्टिकल 19(1)(f which talked about property जो कि citizens के लिए था, और 31 which was for citizens as well as non-citizens. Now you also have to realize कि since the commencement of the constitution, fundamental right to property जो है वो हमेशा controversial रहा है. ठीक है. बहुत सारे आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट, एक तरीके से बहुत सारे कन्फ्रंटेशंस हुए हैं दोनों के बीच में. एक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे. 1st, 4th, 7th, 25th, 42nd एक्सेट्रा. राइट. और इन अमेंडमेंट्स की वजह से 31A, 31B, 31C जो है उनकी एंट्री आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नजर आएगी. राइट. तो 31A, 31C, B, 31C हम बाद में करेंगे, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये अमेंडमेंट्स आए थे, क्यों आए थे वो हम आगे देख लेंगे. राइट. अब हम देखते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में. ठीक है. जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, इसने अबॉलिश कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक है. राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने अबॉलिश कर दिया. ठीक है. राइट. तो रिपील इन्होंने क्या कर दिया? इट रिपील्ड आर्टिकल 19(1)(f जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहा था. राइट. एंड आर्टिकल 31 दोनों को रिपील कर दिया. तो अब इनको रिपील किया है मतलब इसको हटा दिया है फ्रॉम 3rd पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब पार्ट 3 में आर्टिकल 19(1)(f और आर्टिकल 31 नहीं है. ठीक है. इंस्टेड जब यहां से हटाया तो कहीं और ऐड किया. कहां पे ऐड किया ये देखने की कोशिश करो. आर्टिकल आप देखेंगे 300A आया जो कि पार्ट 12 का पार्ट है और हेडिंग इसकी है राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक है.
तो हमने क्या बोला, फिर से देख लेते हैं, इजी हो जाएगा। हमने बोला कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने रिपील किया आर्टिकल 19(1)(f एंड आर्टिकल 31। तो अब ये जो है नो मोर अ पार्ट ऑफ पार्ट 3, पार्ट 3 का पार्ट नहीं रहे। ठीक है, इसकी जगह पे इन्होंने ऐड किया 300A आर्टिकल, जो कि पार्ट 12 का पार्ट है। और हेडिंग यहां पे क्या है इसकी, इसकी हेडिंग है राइट टू प्रॉपर्टी। इतना क्लियर है, राइट? अब हम देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। 300A पार्ट 12 में आ गया है, हेडिंग है राइट टू प्रॉपर्टी। इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन, पर्सन की बात हो रही है, सिटीजन्स की नहीं, पर्सन्स की। ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर property except by authority of law. Thus, the right to property still remains a legal right or a constitutional right and no longer a fundamental right. क्या मतलब है? इन्होंने पार्ट 300 आर्टिकल 300A पार्ट 12 में ये बोला कि कोई भी इंसान जो है, नो पर्सन, उनको डिप्राइव किया जाएगा ऑफ इज हर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, राइट? इसलिए ये आप बोल सकते हो कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी ये लीगल राइट है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, क्या ये फंडामेंटल राइट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पार्ट 3 में मेंशन्ड नहीं है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ऑल्सो आपको समझना पड़ेगा इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। इतना क्लियर हो गया? अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन लीगल राइट वर्सेस फंडामेंटल राइट। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो लीगल राइट है वो रेगुलेट किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है, अब्रिज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय एन ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, बाय एन ऑर्डिनरी लॉ इसे मॉडिफाई किया जा सकता है ऑफ पार्लियामेंट, राइट? ये लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट है और ये डिस्टिंक्ट है फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, राइट? फॉलोइंग इम्प्लीकेशन है इसकी। इम्प्लीकेशन क्या है? इट कैन बी रेगुलेटेड, इट कैन बी कर्टेल्ड, इट कैन बी अब्रिज्ड और मॉडिफाइड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय एन ऑर्डिनरी लॉ। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है, ये प्रोटेक्ट करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शंस, राइट? तो लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है, राइट? In case of violation, the aggrieved person cannot directly move to the Supreme Court under Article 32. राइट? इन केस ऑफ वायलेशन जो अग्रीव्ड पर्सन है वो कहाँ मूव नहीं हो सकता? कैन नॉट डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट नहीं है ना। तो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का जहाँ पे रिट्स वगैरह सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है, वो फंडामेंटल राइट्स के लिए था। हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 है दैट इज फॉर फंडामेंटल राइट्स। तो नाउ दैट दिस इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, अ वायलेशन ऑफ दिस, for this an aggrieved person cannot directly move to the Supreme Court, right, for the enforcement of this. However, he or she can move to the High Court under Article 226. क्योंकि हमने हाई कोर्ट की बात की थी ना कि वाइडर उनकी इसमें इसमें वाइडर जूरिसडिक्शन था। किस वे में? कि जो हाई कोर्ट है वो नॉर्मल केसेस में भी रिट्स इशू कर सकता था, नॉट जस्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स, राइट? तो ऑफ कोर्स एग्रीव्ड पर्सन जो है वो हाई कोर्ट की तरफ जा सकता है पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं जा सकता अगर उसका वायलेशन हो रहा हो किसका? राइट टू प्रॉपर्टी का। क्यों? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक लीगल राइट है।
ठीक है। नो गारंटीड राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। कोई गारंटी नहीं है ऑफ राइट टू कंपनसेशन, ठीक है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो है पार्ट 3 से हटा दिया गया है, लेकिन पार्ट 3 में अभी भी 2 प्रोविजंस हैं। पार्ट 3 में 2 प्रोविजंस अभी भी मेंशन्ड हैं। वो कौन से प्रोविजंस हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ये दोनों ही प्रोविजंस कंपनसेशन से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है, राइट। पार्ट 3, दो fundamental right to property under part 3 has been abolished, part 3 still carries 2 provisions which provide for guaranteed right to compensation in case of acquisition or requisition of private property। और दो जो आपके केसेस यहाँ पे mentioned है वो है, एक आर्टिकल 30 के अंडर में है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो है when the state acquires the property of a minority educational institution, तब right to compensation है, right। और दूसरा जो है दैट इज अंडर आर्टिकल 31A विच इज व्हेन स्टेट एक्वायर्स लैंड हेल्ड बाय अ पर्सन अंडर हिज पर्सनल कल्टिवेशन एंड द लैंड इज विद इन स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स। स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स के अंतर्गत रहते हुए अगर कोई पर्सन है वो उसका कल्टिवेशन वाला लैंड है, ठीक है, इस लिमिट को के मद्देनजर रखते हुए इसके अंडर में ही है, तो अगर स्टेट उसकी एक्वायर करती है लैंड तो उसके पास राइट टू कंपनसेशन है, ठीक है। तो आर्टिकल 31A है और 30 है, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि जो 31A है वो 17th अमेंडमेंट से आया है, ठीक है, 1964 में। क्या मतलब है कि when the state acquires land held by a person under his personal cultivation and the land is within the statutory ceiling limits, तो राइट टू कंपनसेशन है उस इंसान के पास। ये आया है 17th अमेंडमेंट 1964 में। Whereas अगर आप ए की बात करें विच इज when the state acquires the property of a minority educational institution, ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 30, ये कहाँ से आया है? ये आया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से, ठीक है। फर्दर हम देखेंगे कि कैसे आर्टिकल 31A, 31B, 31C जो है कैसे वो एक्सेप्शंस है, वो हम चैप्टर के एंड में देखेंगे। तो दिस